व्हाट्सअप गाइज, वेलकम यू टू वन मोर वीडियो विद अस। आज हम लोग करने वाले हैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का 5वां वीडियो। अगर आपने इसके पहले के 4 वीडियोस नहीं देखे तो आपको उन चारों वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन कम ऑन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें एजेंडा रहेगा टू कवर द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देन विल लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो बी स्टडिंग अबाउट द स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन आर कंट्री। अब व्हेन वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले ये बात जो हम लोगों को समझ लेनी वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट एक कंडीशन है जिसके थ्रू एक इंसान गुजरता है। राइट, इट इज़ अ कंडीशन। अब इस कंडीशन के लिए ना हर एक इंसान एलिजिबल नहीं है। सो क्या क्या कंडीशन है वो देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एक पर्सन का वर्किंग पॉपुलेशन में होना ज़रूरी है। हमारे कंट्री के अंदर इफ़ योर एज इज़ 14 और लेस तो आप सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू कंपल्सरीली आपका एजुकेशन प्राप्त करना ज़रूरी है। सो यू विल बी एलिजिबल टू वर्क इन द इकोनॉमिक सिस्टम लीगली ओनली इफ़ यू आर मोर देन 14 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 15 साल से शुरू होके 60 ईयर्स विच इज़ द रिटायरिंग एज, बियॉन्ड 60 आप सीनियर सिटीजन में क्लासीफाई हो जाते हो। राइट, तो 60 तक ऐसा बोला जाएगा कि आप एक इंडिपेंडेंट अर्निंग मेंबर की तरह कहलाते हो। You are supposed to work and earn your own living up till the age of 60 from 15। तो आप अगर आप 15 से 60 वर्किंग पॉपुलेशन वाले एज ग्रुप में हो, आपके पास एनर्जी एंड क्वालिफिकेशन है, यू आर एबल टू वर्क, आपके पास वो क्षमता है, आप काम करना चाहते हो और आप काम कर सकते हो। आपका वर्किंग पॉपुलेशन में होना ज़रूरी है, आप काम कर सकते हो, आप काम करना चाहते भी हो। और ऐसा नहीं कि जिस रेट पे आपको काम करना है उस रेट पे, बट जो एग्जिस्टिंग मार्केट रेट है, जो सैलरी अभी मार्केट में मिल रही है उसी सैलरी पे आप काम करने के लिए रेडी हो, बट फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा तो आपको अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा। इट मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, यू आर एबल टू वर्क, यू आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट स्टिल नॉट गेटिंग वर्क। तो इस चीज़ को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को। और जो इंसान इस कंडीशन से गुजर रहा है उसको क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि आपको काम करना है, आप काम कर सकते हो, बट आपकी मर्जी के अगेंस्ट योर ओन विश यू आर फोर्स्ड टू बी इन दिस कंडीशन, यू आर फोर्स्ड टू बी इन दिस सिचुएशन। तब जाके हम लोग इस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। राइट, अब एक चीज़ जो आपको दिमाग में बिठा लेनी है वो ये है कि अगर कोई इंसान अपनी खुद की मन मर्जी से, इफ़ अ पर्सन इज़ वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड, वो खुद के मर्जी से काम नहीं कर रहा तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनेंगे। इसका मीनिंग, अगर आप 15 से 60 के एज ग्रुप में नहीं हो, आप वर्किंग पॉपुलेशन में हो ही नहीं, या तो आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो या फिर आप बहुत ज़्यादा छोटे हो। राइट, तो इसका मतलब यह है कि आप वर्किंग पॉपुलेशन के एज ग्रुप में ही फॉल नहीं होते, तो आपसे काम करना एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता। राइट, सेकेंडली, अगर आप काम अभी इस वजह से नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि जितना सैलरी आप डिजर्व करते हो उतना सैलरी आपको नहीं मिल रहा, विच मीन्स दैट आप करंट वेज रेट, प्रिवेलेंट मार्केट रेट ऑफ वेजेस पे काम करना नहीं चाहते, वो आपकी मर्जी है कि आपको काम नहीं करना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास रोज़गार नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हो बट फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है, तभी जाके आपको अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा। बट इफ़ यू आर नॉट एम्प्लॉयड ओनली बिकॉज यू फील यू आर नॉट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ जॉब, द राइट काइंड ऑफ पेमेंट, द राइट काइंड ऑफ सैलरी, और उस वजह से आपने जॉब नहीं लेकर रखा है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होगे। थर्ड कैटेगरी है वो हैंडीकैप्ड, वीक, सिक, ओल्ड और लेजी। ये उन तरीके के लोग हैं जिन लोगों के पास काम करने की क्षमता ही नहीं है। दे आर नॉट एबल टू वर्क, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। तो अगर आप एबल नहीं हो, विलिंग नहीं हो, आप अपने मन मर्जी से खाली बैठे हो, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल बोला नहीं जा सकता। तो मुद्दे की बात आपको ये समझनी है दैट ऐसा नहीं है कि कोई भी गरीब इंसान, अगर आप बेगर की बात करते हो, जो रास्ते पे भीख मांगता है, वो अपनी मन मर्जी से बेगर बना है। ऐसा नहीं कि उसको काम मिल नहीं सकता, उसको काम मिल सकता है अगर उसको काम करना है तो, बट वो भी किस वजह से मांग रहे हैं? क्योंकि वो लेजी है काम करने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी विल नॉट बी काउंटिंग बेगर्स एंड दोज पीपल हु आर विलिंगली अनएम्प्लॉयड ऑन द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप ये जो पॉइंट है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैंने अपने तरीके से सीक्वेंस थोड़ा चेंज किया है। मैं 6 के 6 टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा, बट मैंने जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टाइप के होते हैं, जो थोड़े सिमिलर नेचर के होते हैं ना, उनको साथ साथ रखा है। तो प्लीज़ देखते जाइए, समझते जाइए। अब पहले जो 2 कैटेगरी के हमने अनएम्प्लॉयमेंट चूज़ किया वो है सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों ही टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में देखे जाते हैं एंड मोर ओवर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखे जाते हैं। अगर मैं पहले टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ विच इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का सब फंडा इतना आसान है कि जब
आपको कुछ एक पर्टिकुलर फेवरेबल सीज़न है तब आपके पास काम है, बट बाकी साल भर में आप अनएम्प्लॉयड बैठे हो, बेरोज़गार बैठे हो, राइट। तो लॉजिक ऑफ हियर इज, जब हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमने ये देखा था दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। इसका मीनिंग जब हम लोग सोइंग का काम कर रहे हैं खरीफ सीज़न में और जब हम लोग हार्वेस्टिंग का काम कर रहे हैं, सिर्फ इन टाइम्स पे जॉब्स हैं, बाकी के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, खाली बैठे हो। इसका मतलब बिकॉज हमारे पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है एंड हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो मानसून पे डिपेंडेंट है, इस वजह से हमारे पास सिर्फ कुछ महीने काम होता है और बाकी के सीजन्स में, बाकी के महीनों में काम नहीं होता। इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। द सेकेंड कैटेगरी इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज का मीनिंग क्या होता है, जो होता है बट पता नहीं चलता। अब इसका अगर मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊँ, अगर हमारे पास एक छोटा सा फार्म लैंड है, जिस फार्म लैंड पे 8 घंटे काम करके एक इंसान पूरा काम कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, बट फिर भी बिकॉज हमारे पास ज़्यादा लेबर अवेलेबल है तो हम लोगों ने 2 बंदे रख लिए। अब 2 बंदे जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों ही बैठ के 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि दिन में 8 घंटे काम करना है। बट क्या इसका मीनिंग ये है कि लोग अपने फुल एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं? काम तो एक इंसान से भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक से ज़्यादा इंसान को रखा गया है, राइट। तो जब जितने लोग ज़रूरी हैं उससे ज़्यादा लोग काम एक्चुअली कर रहे हैं, तो देखने पे तो यही लगेगा कि बॉस सब लोग काम पे लगे हुए हैं, बट एक्चुअल आउटपुट में कोई भी एडिशन नहीं हो रहा। अगर उस दोनों इंसान में से एक इंसान को हम लोगों ने निकाल लिया ना फील्ड से, तो भी फील्ड से उतना ही आउटपुट निकलेगा जितना वो दोनों के साथ निकलने वाला था। इसका मीनिंग क्या, वो एक बंदा या दोनों बंदे काम तो कर रहे हैं बट उसका जितना आउटपुट आना चाहिए उतना आउटपुट आ नहीं रहा है। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट जा रहा है उसके सामने आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा। ये कब होता है, जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा लेबर फोर्स होता है और ज़रूरत से ज़्यादा लेबर फोर्स काम कर रहा है बट उससे आउटपुट कुछ निकल नहीं रहा, राइट। दैट्स व्हाट वी मीन बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ रहा है, राइट। ये दोनों ही टाइप के, सीजनल एज वेल एज डिस्गाइज्ड, ये रूरल एरिया में खासतौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वजह से मैंने इसको साथ में समझाया आपको। नाउ द नेक्स्ट 2 कैटेगरीज जो हमको समझने हैं वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ये है, हमारे कंट्री के अंदर ना काफ़ी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है लोगों की। हम लोग अभी भी ना बहुत डेवलपमेंट के साथ, विकास के साथ हम लोग अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाए। हम लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा कस्टम्स, रिचुअल, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। आज भी अगर देखने जाएं तो लड़कियों को एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग पढ़ने नहीं देते। हम लोग ये मानते हैं दैट किसी का गांव छोड़ के जाना, शहर छोड़ के जाना अलाउड नहीं है, अच्छी बात नहीं मानी जाती, राइट। पर्टिकुलर टाइप के ट्रेड स्किल्स सीखना अलाउड नहीं होता। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस लिए किए जाते हैं? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक सोशली बैकवर्ड माइंडसेट के साथ पैदा हुए हैं और उसी सोशल बैकवर्डनेस हमको कस्टम्स का रूप देके हम लोग अभी भी बहुत पिछड़े हुए विचारों के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके वजह से होगा क्या, हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं उसको हम लोग फुल्ली यूज़ नहीं कर पाएंगे। आज इंसान भी एक ह्यूमन रिसोर्स है, इट्स अ कैपिटल। इंसान के कंट्रीब्यूशन के थ्रू हमारी जो कंट्री है वो कमा सकती है, राइट। बट आज अगर वो स्किल ही डेवलप हम लोग नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, जिस तरीके से हमारा इकोनॉमी, जिस तरीके से हमारा सोसाइटी फंक्शन करता है, अगर उसी में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, अगर हमारे ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, अगर हमारे कस्टम्स बैकवर्ड है, तो हम लोग हमारे पॉपुलेशन को एक स्ट्रेंथ के जगह पॉपुलेशन हमारे लिए एक वीकनेस बन जाएगी। हमारे पास इतनी आबादी है ना, अगर हम लोग सब लोग अच्छे से पढ़ें लिखें, काबिल बने, तो हमारी कंट्री सुपर पावर बहुत जल्दी बन सकती है। बट द प्रॉब्लम इज़ एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड एक्सेस टू फर्दर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत लैकिंग है। इस वजह से हमारे पास वो उतने स्किल सेट डेवलप ही नहीं कर पा रहे हम लोग हमारे पॉपुलेशन में कि हम हमारे कंट्री को एक सुपर पावर की तरफ ले जा सके, राइट। एज अ रिजल्ट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बैकवर्डनेस, दिस स्ट्रक्चरल वीक सोसाइटी दैट वी हैव, उसके वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे वर्क फोर्स है उसके अंदर उतनी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। जितना हमारे एम्प्लॉयर जो जॉब प्रोवाइड करते हैं वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, उतने स्किल्स लोगों के पास है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बैकवर्डनेस हमारे अंदर आ रखी है। ये हमारे सोशल ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट हमारे अंदर बैठ चुके हैं। आज फीमेल पॉपुलेशन इज़ एज गुड एज हाफ द पॉपुलेशन। अगर हम लोग हमारे सोशल ट्रेडिशंस के चलते, इफ़ यू आर नॉट अलाउिंग वुमेन टू बी एम्पावर्ड, इफ़ यू आर नॉट अलाउिंग वुमेन टू गो आउट एंड वर्क, तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारा आधा वर्क फोर्स पीछे रख रहे हैं। आधा वर्क फोर्स वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड रह रहा है, जो हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है,
क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज़ में विमेन आर एम्पावर्ड, दे आर वर्किंग एंड उनका प्रोग्रेस भी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है उन कंट्रीज़ का। तो अगर हम लोग हमारे इन स्ट्रक्चरल ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी से बाहर निकले, विमेन को एम्पावर करें, उन लोगों को और मोटिवेट करें, प्रमोट करें, तो हमारा कंट्री भी बहुत आगे तक जा सकता है। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। आज हमारे कंट्री के अंदर स्कूलिंग जो है वो बहुत ही आउटडेटेड तरीके से स्कूलिंग कराया जाता है, राइट। एजुकेशन तो लोग ले लेते हैं बट सिर्फ एग्ज़ाम में रट्टा मार के पास करके। जब उनको एक्चुअल लाइफ में सिनेरियोज दिए जाएँ तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कभी टैकल ही नहीं कर पाते। रियल लाइफ में जब आपके सामने जॉब्स आप करते हो, जब आप रियल लाइफ में काम करने जाते हो, तब आपको कोई बैठ के ये नहीं बोल रहा कि बॉस ये सम सॉल्व करके बता या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे। आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है, राइट। बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, आप एडुकेटेड तो हो बट आपके पास उतने ज़्यादा अच्छे स्किल्स नहीं है जो एक्चुअल वर्ल्ड में काम आते हैं। जैसे अगर आप 11th-12th में कॉमर्स पढ़े हो तो आपको अकाउंटिंग कैसे करना है वो आता है, स्कूल में सिखाया जाता है 11th-12th में कि अकाउंटिंग कैसे करना है। बट क्या रियल लाइफ में जाके आप पेन पेपर पे अकाउंटिंग करते हो कि कंप्यूटर के ऊपर टैली सॉफ्टवेयर चलाते हो? बट स्कूल में तो टैली सॉफ्टवेयर सिखाया ही नहीं। तो आप रियल लाइफ में जाके आप काम कैसे करोगे, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर चलाना ही नहीं आता। हम सिर्फ बुकिश नॉलेज पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं देख रहे कि जो नॉलेज हमें मिल रहा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में किस तरीके से हो रहा है। इस वजह से देर इज़ अ गैप बिटवीन वॉट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड वॉट यू नो ऑलरेडी, और उस गैप के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप एम्प्लॉयड हो, आपके पास स्किल्स भी है, बट अगर आपको जॉब ऑफर करने के लिए कोई है ही नहीं तो आप कैसे काम करने वाले हो? आज हमारे कंट्री में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री में हो ही नहीं रहा है, नए यूनिट्स नए कंपनी सेटअप हो ही नहीं रहे। जब जॉब क्रिएशन ही नहीं है तो एडुकेटेड लोग जाएंगे कहाँ पे? आज हम लोग इतने सारे कॉलेजेस बना के रखे हैं, इतने ज़्यादा हम लोगों ने MBA इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इतने ज़्यादा हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, बट क्या हमारे पास इसका सिस्टम है कि जो लोग पढ़ के बाहर निकलेंगे क्या उनके पास रोज़गार होने वाला है, क्या उनके पास जॉब होने वाली है? वी डोंट नो अबाउट दैट। एज अ रिजल्ट, इवन दो यू आर गेटिंग एजुकेशन मिलने के बाद भी आपके पास इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि आपके पास काम होगा। एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इफ़ यू डोंट हैव जॉब्स, इफ़ यू डोंट क्रिएट जॉब्स, द एजुकेटेड पीपल विल नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट, सिंपल, राइट। तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चरल एंड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो पॉइंट्स है वो समझ में आए। स्ट्रक्चरल इज रिलेटिंग टू द ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट ऑफ द पीपल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम लोगों के पास अभी भी वो स्किल सेट नहीं है जो एम्प्लॉयज़ को चाहिए। सेकंड, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करें, आपके पास स्किल्स हैं बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल स्किल्स नहीं है क्योंकि आपके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज है। और दूसरा, जॉब्स एक्चुअली क्रिएट ही नहीं हो रहे जितने हमें ज़रूरत है, राइट। नाउ वी कम टू द लास्ट टू कैटेगरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे बताया गया है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में बोला है अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंजेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मीनिंग ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे भी मशीन के साथ कामकाज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती जाती है, टेक्नोलॉजी को चेंज करने के चलते बिजनेसेस जो हैं वो भी अपने अंदर बदलते जा रहे हैं। अब बिजनेसेस को नए ट्रेंड्स के साथ चलने के लिए चेंजेस लाने पड़ेंगे, बट लोग जो हैं वो बदलाव से डरते हैं, लोगों को बदलाव अच्छा नहीं लगता, राइट। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, फॉर दो स्टूडेंट्स हु प्रॉबेबली नो कंप्यूटर साइंस एंड नो कोडिंग, अगर आपने स्कूल लेवल के ऊपर सपोज जावा पढ़ा है, पाइथन पढ़ा है, बट रियल लाइफ में तो एंड्रॉयड यूज़ हो रहा है, तो बॉस आपके पास लिटरेसी है बट आप अभी भी उतने नॉलेजेबल नहीं हो कि आप एंड्रॉयड पे डायरेक्टली काम कर सको। आपको अभी भी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप एक नया लैंग्वेज सीख सको जो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट। आज अगर आपने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पढ़ा है या फिर आपने पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ी है बट रियल लाइफ में वो चीज़ यूज़ नहीं आ रही है, तो आपको अभी भी कुछ नए स्किल्स लेने की ज़रूरत है ताकि आप इंडस्ट्री को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सको। जब तक आपके पास वो स्किल्स नहीं है तब तक आप उस इंडस्ट्री में किसी काम के नहीं हो और वो एम्प्लॉयर आपको रखेगा नहीं। सो लॉजिक इसमें क्या है, जब तक आपके पास वो नेसेसरी स्किल्स नहीं आ जाते जो हमारे इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है, तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आ रही है। लॉजिक ये है दैट चेंजेस जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत आते हैं बिकॉज हमारा मार्केट जो है, हमारा जो ट्रेंड है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन्स है वो डेवलप होते जा रहे हैं। अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है जो एक रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर नए एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, तो आपको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा फॉर अ टेम्पररी ड्यूरेशन, या जब तक आप स्किल्स नहीं लेके आते तब तक।
तो ये या तो एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन हो सकता है या तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना टाइम लगेगा इस स्किल को सीखने में। आई होप आपको इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये समझ में आया है। नाउ वी कम टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बोला है अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंजेस इन द मार्केट। बस ऊपर भी चेंजेस था, यहाँ पे नीचे भी चेंजेस हैं। तो ये दोनों चेंजेस में फ़र्क क्या है? जब हम लोगों ने इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में चेंजेस के बारे में बात किया था, यहाँ पे इंडस्ट्री में जिस तरीके से काम हो रहा है, वे ऑफ वर्किंग में चेंज आया है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में मार्केट ही चेंज हो गया। इसका मीनिंग ये है, पहले हम लोग डब्बे वाले टीवी बनाते थे, ठीक है। अब डब्बे वाले टीवी में क्या होने लगा, अलग अलग साइजेस के टीवी आने लगे। पहले राउंड स्क्रीन वाले टीवी आते थे, फिर फ्लैट स्क्रीन टीवी आने लगे। तो यहाँ पे मुद्दा क्या हो गया कि लोग जो थे, जो पहले राउंड स्क्रीन वाले टीवी बनाना जानते थे, उन लोगों को जब बोला कि आप फ्लैट स्क्रीन वाला टीवी, अभी कल से हमें फ्लैट स्क्रीन वाला टीवी बनाना है, तो उन लोगों को समझ ही नहीं आता था कि बॉस हमको तो सिर्फ वो वाला आता है, नया वाला कैसे सीखे। तो उनको बोला जाएगा कि ठीक है आप सीख के आओ, आपको वापस जॉब पे रख लिया जाएगा, बट आपको नया स्किल सीखना तो पड़ेगा। वो बात हो गई इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई आपको पूरा का पूरा सिस्टम ही मार्केट में ही चेंज आ गया, एक प्रोडक्ट ही आउटडेटेड हो चुका है। जैसे अगर आज के तारीख में मैं आपको बोलूँ कि आपको रेडियो बनाने का है, तो आप रेडियो बनाओगे कि मोबाइल फ़ोन बनाना प्रेफर करोगे? पहले के ज़माने में ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे रेडियो बन रहे थे, राइट। ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे ट्रांजिस्टर्स बन रहे थे, पेजर्स बन रहे थे। क्या आज के ज़माने में वैसी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? बिल्कुल ही नहीं करती। मार्केट ही चेंज हो गया है, लोगों की डिमांड ही ट्रांजिशन कर गई है पूरी तरीके से, राइट। तो जब मार्केट में चेंजेस आते हैं, मार्केट में चेंजेस आने के वजह से जॉब्स का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। जैसे जब हमारे मिल सिस्टम बने थे, राइट, पहले लोग हैंडलूम में काम करते थे, हाथ से चीज़ें सीते थे। उसके बाद क्या होने लगा, वी स्टार्टेड टू गेट मशीन मेड क्लोथ्स। मशीन मेड क्लोथ्स आने की वजह से क्या होने लगा, पूरा का पूरा डिमांड जो है वो मशीन मेड फैब्रिक के लिए ज़्यादा बढ़ने लगा। सो पीपल स्टार्टेड टू क्लोज डाउन देयर मिल्स जहाँ पे हैंडलूम का काम होता था। तो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट में चेंज आया। मार्केट में चेंज आने के वजह से जो पुराने लोग थे, जो पुराने टेक्निक में काम, जो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स बनाते थे, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। अब वही कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया है। सपोज इससे पहले लोगों को फ्राइड फूड, फास्ट फूड बहुत पसंद आता था, बट नाउ कंसिडरिंग द कोविड पैंडमिक एंड हाउ पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्दी, पीपल वांट टू स्विच टू वेगन फूड, पीपल वांट टू स्विच टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो जो लोगों को सिर्फ फ्राइड फूड बनाना आता है, जो सिर्फ उस इंडस्ट्री में काम करते थे, उनका क्या होगा? वो लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, राइट। पूरा का पूरा मार्केट चेंज हो रहा है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए, इस वजह से आप बेरोजगार हो रहे हो। या फिर नए गुड्स आ गए और नए गुड्स आने की वजह से आपका गुड इररेलेवेंट हो गया, राइट। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा मार्केट ट्रांजिशन हो रहा है, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बाहर चली जा रही है, पूरी नई इंडस्ट्री आ रही है। जबकि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं। आई होप ये दोनों चीज़ें जो आपको समझ में आ रही है। तो इसके साथ अपने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखने वाले अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का क्या स्टेटस है। अब अगर आप अपने टेक्स्ट बुक ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये बताया गया है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेशन करना ना थोड़ा डिफिकल्ट है, हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मिलेंगे। हमारे पास फिर भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं जो इनएग्जैक्ट है, बट फिर भी फॉर कंपैरिजन पर्पस या फिर कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी है। तो हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा थोड़ा बहुत प्रोवाइड करती है। पहली ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका नाम अभी एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुका है। NSSO नाम हुआ करता था, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस ऑफ इंडिया, जिसका नाम अभी NSO कर दिया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है। बट आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप NSSI ही लिखना, ठीक है। NSSO है, SI भी नहीं है, बट आप भले आपके टेक्स्ट बुक में NSSI लिखा है तो आप वही लिखोगे। सेकेंड पॉइंट है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन हमें थोड़ा बहुत डेटा बताती है अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन आर कंट्री। अब अगर मैं नेशनल सैम्पल सर्वे की बात करूँ ना, तो वो लोग एवरी 10 ईयर्स, हर डेकेड में 10-10 साल के गैप में सेंसस करते हैं, विच इज़ पॉपुलेशन, गिनती, जनगणना जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो ये सेंसस के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि भाई कितने लोग हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है। काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ के ऊपर इंसान के बारे में डेटा निकाला जाता है, हमारी पूरे कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में डेटा निकाला जाता है। तो एज़ पर द सर्वे, एज़ पर द सेंसस ऑफ 2011 में जो लास्ट सेंसस हमारा हुआ था,
उसके हिसाब से हमारे कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयड लोग 116 मिलियन है। There are 116 million unemployed people in our country. Now, out of these unemployed people, अगर educated unemployed की मैं बात करूँ तो 84 million educated unemployed people है और uneducated सिर्फ 32 million है. This shows that हमारे country के अंदर educated unemployment is much higher as compared to uneducated unemployment. क्योंकि uneducated लोग जो है ना वो unorganized sector में काम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, बट जो educated unemployed है ना वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को सही तरीके का जॉब मिलता नहीं है, right? They are looking for jobs but they don't get the right kind of jobs, right? अब out of all these people अगर हम देखने जाए तो 4.7 करोड़ people हैं जो youth में classify होते हैं, which is from the age group of 15 to 24, जो एक बहुत majorly alarming situation है कि हमारे पास इतनी यंग पॉपुलेशन है हमारे कंट्री के अंदर जो एडुकेटेड है बट फिर भी उनके पास जॉब नहीं है। हमारे कंट्री को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अब ये तो हमने बात कर ली नेशनल सैम्पल सर्वे ने जो बनाया सेंसस, उसके अंदर ये डेटा था। अब जो दूसरी अथॉरिटी विच इज़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने क्या किया, लेबर ब्यूरो ने भी कुछ डेटा प्रोवाइड किया है। अब ये डेटा 2009-10 के लिए है एंड 2013-14 के लिए है। अगर मैं 2009-10 की बात करूँ तो यहाँ पे हमको अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी के बारे में बताया। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ऐसा बोला है 34 आउट ऑफ 1000 पीपल, 16 आउट ऑफ 1000 पीपल। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे परसेंटेजेस लिखे हैं, अगर आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। दैट इन अर्बन पॉवर्टी out of every 1000 people 34 people were found to be unemployed. In rural areas out of every 1000 people 16 people were found to be unemployed. यहाँ पे भी urban case of poverty is much more severe as compared to the rural case. And अगर हम लोग 13-14 के डेटा की बात करते हैं तो नेशनल लेवल के ऊपर पूरे कंट्री में अगर एवरेज निकालें तो आउट ऑफ 1000 पीपल 54 पीपल वर फाउंड टू बी अनएम्प्लॉयड। इन कंपैरिजन टू द नेशनल एवरेज गुजरात का जो लेवल है वो काफ़ी कम है। गुजरात एक अच्छे स्टेट में आ जाता है कि गुजरात के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना ख़राब नहीं है जितना हमारे पूरे कंट्री में है, राइट। मोर ओवर अगर हम लोग मेल फीमेल की बात करें तो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ जस्ट 7.7%, विच इज़ अ गुड थिंग, बट स्टिल इस वर्कफोर्स को भी लाया जा सकता है टू अ मच लोअर लेवल। अगर विमेन एम्पावर होना चाहते हैं इसका मीनिंग ये है कि वो ऑलरेडी सोशल बैरियर्स को ब्रेक करके आगे आए हैं, और अगर उनको नौकरी का मौका नहीं मिलेगा तो और विमेन एम्पावर नहीं हो पाएंगे। सो वी नीड टू एंश्योर दैट एटलीस्ट ये विमेन का जो कैटेगरी है इनमें हर किसी को जॉब मिले, हर कोई एम्प्लॉयड रहे, बिकॉज ओनली देन विल अदर विमेन बी मोटिवेटेड टू गो एंड वर्क। वरना लोग क्या बोलेंगे, देखो ये लोग तो जॉब ढूंढने गए थे बट इनको जॉब नहीं मिली, तो हमको कैसे मिलेगी। सो दे विल नॉट फील एम्पावर्ड। सो दिस नंबर हैज़ टू गो डाउन नो मैटर व्हाट हैपन्स। अब जब हम लोगों ने सेंसस वाली बात की थी ना, 4.7 करोड़ पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ द यूथ बट दे आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया के अंदर 35 साल से कम के, अगर मैं दुनिया में ओवरऑल वर्ल्ड में अगर मैं 35 ईयर्स से कम के जो एज ग्रुप में लोग आते हैं उसका टोटल निकालूं और उसमें देखूं कि इंडिया में कितने लोग आते हैं, सो 66% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड हु आर लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज लिव इन इंडिया। मतलब आधे से ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंडिया के अंदर है। मतलब आप समझ रहे हो, हमारे पास लेटेस्ट नॉलेज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एनर्जेटिक वर्कफोर्स है, जल्दी से चीज़ें सीख सकते हैं। वैसे 66% ऑफ द वर्ल्ड के लोग जो हैं वो हमारे कंट्री के अंदर है। तो हम लोगों को अगर सुपर पावर बनना है ना, तो इस यूथ के पावर को हमें यूटिलाइज़ करना है और इसके थ्रू हमें आगे बढ़ना है, तभी जाके हम लोग हमारे कंट्री को एक बहुत अच्छे पड़ाव पे देख पाएंगे, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात करें ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट के जो लेवल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, ये हमारे पूरे कंट्री में इक्वली नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट amongst the different states that we have in our country, unemployment levels अलग अलग है। So there are a few good states and there are a few bad states. अब good states and bad states की आपको सिर्फ लिस्ट दी हुई है, जिसका मैंने एक छोटा सा एक्रोनिम बनाया ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अगर मैं गुड स्टेट्स की बात करूँ तो मैंने बनाया गुजरात ने चांद को कहा हाय, राइट। तो गुजरात ने चांद को कहा हाय, ये आपके लिए एक स्टेटमेंट हो गया। इसके अंदर सारे गुड स्टेट्स आ गए जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स कम है, जैसे गुजरात, चंडीगढ़, कर्नाटका, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको इस सेंटेंस के बेसिस पे सारे स्टेट्स याद हो जाएंगे। बैड स्टेट्स की बात करें, CSK झूठ नहीं बोलेगा, राइट। CSK झूठ नहीं बोलेगा। IPL सीजन है बॉस, आप लोग भी IPL देख रहे हो, आज भी शायद IPL की CSK का ही मैच है, CSK वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो CSK का फुल फॉर्म क्या है, छत्तीसगढ़, सिक्किम, केरला। झूठ का फुल फॉर्म क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, UP एंड त्रिपुरा, राइट। तो ये सारे स्टेट्स हैं जो बैड स्टेट्स हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल्स बहुत ज़्यादा है,
राइट। तो इन स्टेट्स पे गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इन स्टेट्स पे गवर्नमेंट को ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन सॉल्व कर सके, राइट। तो विद दिस ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। अगले वाले पोर्शन में जो लास्ट पार्ट है, हमारे कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, और वर्ल्ड लेबर मार्केट किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, इंडिया का क्या रोल है, वो सारे पॉइंट्स खत्म करके ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप कर लेंगे। दैट्स गोइंग टू बी ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैंने इसको फ्री फ्लो में बनाया है, आप फिर भी प्यार जताते रहना। दैट्स गोइंग टू बी ऑल फॉर दिस वीडियो। या थैंक यू।